शादी से एक दिन पहले मेरी दोस्तों ने मुझे सुहाग रात के बारे में बताया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। जैसे ही शोहर कमरे में आया, मैं डर के मारे रोने लग गई। शोहर ने पूछा तो मैंने कहा मुझे दर्द होगा, मुझे ये सब नहीं करना। फिर शोहर ने मुझे शादी के नाम से डर लगता था, क्योंकि शादी के नाम पर जो खिलवाड़ लड़कियों के साथ किया जाता था वो मुझे डराता था। यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बहुत इनकार करने पर भी मेरी शादी कर दी गई। मैं अपने कमरे में बैठी बेतहाशा रो रही थी। हालांकि आज मेरी शादी की पहली रात थी और इस रात हर लड़की बहुत अरमान और ख्वाब सजाकर अपने शोहर के घर आती है। नई जिंदगी में नई खुशियों के इंतजार में रहती है, लेकिन मैं बेहद परेशान थी। मैं इस कदर परेशानी का शिकार थी कि शोहर के आने का सोचकर ही मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं कहीं जाकर छुप जाऊं, जहां मेरा शोहर मुझे देख ना सके। काश कि ये सब कुछ मेरी आंखों से गायब हो जाए। वक्त किसी बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा था। बदहवासी की वजह से मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। डर के मारे मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और मेरा शोहर रफीक कमरे में आया। इसे देखकर मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। डर के मारे मैंने अपने दुपट्टे को अपने हाथ से दबोच लिया था। मैं किस तकलीफ से गुजर रही थी ये मैं ही जानती थी। जैसे जैसे मेरा शोहर मेरे करीब आ रहा था, मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। रफीक मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक मेरे हसीन चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखने लगा। मैं बेहद खूबसूरत थी और यही मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बन चुका था। जैसे ही इसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा तो मुझे इतना ठंडा पाकर कहने लगा, क्या बात है आसिया, तुम इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो? अब मैं इसे क्या बताती कि मुझे शादी से डर लगता है। मैंने ना में सर हिला दिया। मैंने कहा कुछ नहीं। वो कहने लगा, फिर तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे इस रिश्ते से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और मेरा हाथ थाम कर मुझे तसल्ली देने लगा। कहने लगा, परेशान मत हो। मैंने कहा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहने लगा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा, मुझे बहुत डर महसूस हो रहा है कि पता नहीं कैसे सब होगा। वो कहने लगा कि देखो, इसका एक ही हल है मेरे पास। मैंने पूछा, वो क्या? मेरी इस बात को सुनकर इसने मेरे हाथों को थाम कर मुझे तसल्ली दी और इसके बाद उठ खड़ा हो गया। अलमारी के पास गया, अलमारी खोली और एक मेडिसिन लाकर मुझे थमा दी। साथ में पानी का गिलास दिया। कहने लगा, ये गोली खा लो। मैंने कहा, ये कैसी दवा है? रफीक कहने लगा, तुम्हारी तमाम परेशानियों का हल इसी गोली में है। रफीक की बात को मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं सोचने लगी, आखिर मेरी परेशानियों का हल ये गोली कैसे हो सकती है? डर इस कदर ज्यादा था कि मैं कुछ भी करने को तैयार थी। जब रफीक ने यकीन दिलाया कि ये गोली खाने के बाद तुम्हारा सारा डर और परेशानी खत्म हो जाएगी, तो मैंने वो गोली खा ली। रफीक मेरे करीब आने लगा। इसने मेरे दोनों हाथों को थाम कर अपने होंठों पर लगाया था। मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा, लेकिन मैं यूं थी जैसे मेरे जिस्म में कपकपी पैदा हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता रफीक ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया और मैं डर के मारे अपना आप इससे छुड़वाने लगी थी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी आंखों में सुकून उतरने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में जाने लगी थी। चाहकर भी मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। कुछ ही पल लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। मेरी शादी से कुछ दिन पहले मेरी सहेलियां मुझे लेकर बैठ गई थी, जो कि पहले से शादीशुदा थी। मुझसे कहने लगी, कुछ दिन बाद तुम्हारी भी शादी होने वाली है, इसलिए जरूरी है तुम हमसे इस रिश्ते के बारे में कुछ जानकारी ले लो। मैं शादी के रिश्ते से बिल्कुल अनजान थी, इसलिए जब मेरी दोस्तों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मुझे इस रिश्ते से कुछ डर महसूस होने लगा, क्योंकि इनके बताने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। कहने लगी, मैं अपनी बीवी पर शादी की पहली रात बिल्कुल भी तरस नहीं खाता और तुम तो खैर मनाओ, तुम्हारा हसीन रूप देखकर तुम्हारा शोहर तो तुम्हारे साथ ना जाने क्या। ये कहकर वो चुप हो गई और मुस्कुराने लगी और मेरा दिल धक धक करने लगा। इनकी बातें मेरा दिमाग और मेरा होश दोनों उड़ा चुकी थी। शादी की रात का जो नक्शा मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था, मुझे अब इस रात से डर लगने लगा था। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब हो रहे थे, मेरा दिल चाहता था कि मैं कहीं छुप जाऊं। इसलिए शादी की रात में अपने शोहर के आने पर बेहद डरी और घबराई हुई थी। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन रफीक ने मेरी बात को सुनकर इसे समझने की कोशिश की थी। इसने शायद मुझे नींद की गोली खिलाई थी, जिसे खाते ही मैं कुछ ही देर में सो चुकी थी। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद ना थी। हाँ, इतना एहसास था कि मेरा शोहर मुझसे अपना हक वसूल कर चुका था, लेकिन सच तो शायद इतना भयानक था कि मेरी सोच भी इस तक नहीं पहुंच सकती थी। और इस सच से मैं अभी तक अनजान थी, जो बाद में मुझ पर खुलने वाला था कि शादी की पहली रात मेरे साथ क्या हुआ था। खैर, जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा जिस्म दर्द से चूर था। मैंने करवट बदली तो मेरी कमर में दर्द की लहर सी उठने लगी थी और मैं दर्द से करा उठी थी। मेरे साथ लेटा मेरा शोहर फौरन से उठ बैठा। कहने लगा, क्या हुआ आसिया? मैंने कहा, पता नहीं, मेरा पूरा जिस्म बहुत भारी हो रहा है और जिस्म में दर्द भी है। याद करने के बावजूद मुझे ये रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने चकराते सर को पकड़ूं या फिर अपनी दुखती कमर को। मैंने बेड पर नजर दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूटकर बेड पर बिखरी पड़ी थी। मैंने मुश्किल से अपना तकिया और बेड के साथ लगाया और हाथों को बेड पर रखकर मुश्किल से उठकर बैठी थी। मेरे बाल खुले हुए थे और मेरी बिखरी हालत मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे शोहर ने रात को मेरे साथ
प्यार मोहब्बत वाला रवैया बिल्कुल नहीं रखा था। मैं चाह कर भी अपनी दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए दर्द की तेजी की वजह से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यूं रोता देखकर रफीक भी उठकर बैठ गया। कहने लगा, देखो ये सब तो होता ही है, तुम्हें अपने आप को इस बात का आदी बना लेना चाहिए। और वैसे भी शादी की रात पहली रात थी तो तुम्हें ज्यादा महसूस होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें इस बात की आदत पड़ जाएगी। और फिर जब बीवी खूबसूरत हो तो इंसान अपने जज्बात पर काबू पा सकता है। और फिर तुम रात को बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें मेडिसिन ना दी अपने करीब भी नहीं आने दोगी, और मैं अपनी रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये कहकर वो उठकर वॉशरूम में चला गया, लेकिन मुझे अपना जिस्म इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि उठकर खड़ी हो जाती। रफीक घर पर अकेला रहता था, इसके माँ बाप जिंदा नहीं थे। पहले तो मेरे माँ बाप इस रिश्ते पर राजी नहीं थे, कहने लगे लड़का अकेला है, हमें तो ऐसे रिश्ते समझ नहीं आते। लेकिन फिर मेरी माँ कहने लगी कि लड़का अच्छा खासा कमाता है, अपना घर है, अब अगर इसके माँ बाप जिंदा नहीं है तो इसमें इसका क्या कसूर है। आपने अच्छी तरह छानबीन तो कराई है, इस रिश्ते में किसी ने कोई भी बुराई या कमी नहीं निकाली। अच्छा है मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी की रात ही मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। रफीक जब नहाकर बाहर आया तो मुझसे कहने लगा, देखो मेरे घर में तुम्हारी खिदमत करने के लिए फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए घर तुमको ही संभालना है। मुझे इस बात पर एतराज ना था, लेकिन मुझे अपना आप इस वक्त इस काबिल नहीं लग रहा था कि मैं इसका नाश्ता बना सकती। वो अपनी बात कहकर कमरे से जा चुका था कि जल्दी से उठकर बाहर आओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जब मैं बेड से उठकर खड़ी हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कमर टूट जाएगी। मैं बड़ी मुश्किल से कमरे से बाहर आई। रफीक बाहर लाउंज में ही बैठा फोन पर किसी से हंसकर बातें कर रहा था, लेकिन जो बातें वो कर रहा था इसने मुझे शर्म से पानी पानी किया था। वो गुजरी हुई रात के पल ना जाने किसके साथ शेयर कर रहा था, वो भी बड़े ही बेशर्म अंदाज में। मुझे रफीक का इस तरह अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर करना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं पहली रात की दुल्हन थी, इस तरह मैं अभी रफीक से कुछ भी कह नहीं सकती थी। मैंने सोचा मैं रफीक को बाद में कहूंगी कि इस तरह की बातें बाहर ना करें। मैं फौरन से नजरें झुकाए किचन में चली गई थी। मुश्किल से ही मैंने अपना और रफीक का नाश्ता बनाया था। नाश्ते के बीच मैंने झिझकते हुए रफीक से ये बात कही थी। मैंने कहा कि रफीक मेरी कमर में बहुत दर्द है, इसलिए शायद आज रात मैं आपको ना दे सकूं, आप भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। रफीक इस वक्त चाय पी रहा था। मेरी बात सुनकर इसका कप होंठ के करीब जाते जाते रुका था। कहने लगा, देखो मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुन सकता, मुझे हर सूरत जल्द से जल्द औलाद चाहिए, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की है। इसकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ हुआ क्या था, लेकिन जो हालत मेरी इस वक्त थी मैं शायद इस काबिल नहीं थी कि मैं दोबारा इसी तकलीफ को झेलती। लेकिन मेरे सामने खड़ा इंसान मेरी हर तकलीफ से बेपरवाह होकर बस अपनी ही मनमानी करना चाहता था। जैसे ही रात हुई मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। रात को फिर रफीक ने मुझे एक दूसरी मेडिसिन दी। मैंने कहा मुझे नहीं खानी। वो कहने लगा, ये नींद की दवा नहीं है। मैंने कहा फिर ये किस चीज की दवा है? कहने लगा, ये जल्दी प्रेग्नेंट हो जाने की दवा है। ये सुनकर मैं कुछ देर तो इसकी शक्ल देखती रह गई कि आखिर इसे किस बात की जल्दी थी। मेरी शादी को कौन से 4-5 साल गुजर चुके थे, अभी तो शादी को 4 दिन भी नहीं गुजरे थे, और ना ही मेरे सास ससुर जिंदा थे जिन्हें पोता और पोती गोद में खिलाने की जल्दी थी। आखिर वो मुझे इतनी जल्दी प्रेग्नेंट होने की दवा क्यों दे रहा था? मैंने कहा, रफीक अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमारी शादी को कुछ ही दिन गुजरे हैं, आराम से 2-4 साल बाद बच्चा प्लान करेंगे, अभी तो खुद ही हमारी मौज मस्ती के दिन है। वो कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझे कितनी जल्दी है बच्चे की। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, शादी से ज्यादा मुझे बच्चों की ख्वाहिश थी, और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की थी कि जल्द से जल्द शादी हो और मेरे घर में नन्हे मुन्ने से बच्चों की किलकारियां गूंजे। मैं नहीं चाहता कि वक्त बर्बाद हो के 1 साल पहले मैं ये देखता रहूं कि तुम्हें औलाद होती है या नहीं, और फिर तुम्हें इसके बाद दवा खिलाऊं। ये कहकर इसने वो मेडिसिन मेरे मुंह में डाल दी और पानी का गिलास मेरे हाथों में थमा दिया। मैंने पानी पीकर वो दवाई अपने अंदर उतार ली थी, लेकिन मुझे हैरत इस वक्त हुई जब पिछली रात वाली बेहोशी मुझ पर फिर से छाने लगी। इस वक्त मेरा दिमाग इस काबिल नहीं था कि मैं ये बात सोचती कि अगर ये दूसरी दवा थी तो मुझे नींद क्यों आ रही थी, मुझ पर क्यों इतनी बेहोशी सवार हो रही थी, और फिर मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। मैं दोबारा से नींद की गहरी वादियों में उतर चुकी थी। बेहोशी के आले में भी मुझे अपनी सिसकारियां अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। दर्द की इतनी तेजी थी कि गहरी नींद के बावजूद मैं रो रही थी। सुबह मेरी आंख दर्द की वजह से जल्दी खुल गई थी। इस वक्त मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैंने रफीक को उठा दिया। मैंने कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझसे सहा नहीं जा रहा, खुदा के लिए मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन वो झंझलाहट से कहने लगा, अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा, तुम क्यों मेरी नींद का सत्यानाश कर रही हो? पेन किलर दे देता हूँ, तुम वो खा लो। इसने मुझे एक और दवाई दी जिसे खाकर मेरे दर्द में बस थोड़ा सा फर्क हुआ था और मैं दोबारा सो गई थी। लेकिन जैसे ही सुबह उठी दर्द फिर से उठने लगा था। अब तो ये रोज की रूटीन बन गई थी। लगातार 9 दिन से मैं ऐसी ही तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन रफीक को जैसे मेरी किसी तकलीफ का कोई एहसास ही नहीं था। एक दिन वो ऑफिस से वापस लौटा तो मैंने कहा, मुझे माँ के घर छोड़ दो,
मुझे रफीक से दूर रहने का बस एक यही बहाना मिला था। वो कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक मेरी औलाद नहीं हो जाती, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं भेजूंगा। मुझे समझ नहीं आती थी आखिर से बच्चों की इतनी जल्दी क्यों है। हर चीज अपने वक्त पर होती है, बच्चे का होना या नहीं होना मेरे बस में तो नहीं था। 9 दिन में ही मेरा ये हाल हो चुका था कि मैं चल फिर भी नहीं पा रही थी। पेन किलर खाकर अब तो मेरा मैदा भी डिस्टर्ब हो चुका था। मैं रफीक से डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती तो इस बात पर भी नहीं मानता। कहता डॉक्टर भी तुम्हें पेन किलर ही देगा। लेकिन इस बार जैसे ही वो घर से बाहर गए, मैंने अपनी माँ को बुला लिया और इनके साथ एक लेडी डॉक्टर के पास चली गई। मैंने इसे कमर दर्द और पेट के निचले हिस्से के दर्द का कहा और मेरा हाथ अब भी मेरे पेट पर था। मैं 9 दिन से लगातार ये तकलीफ सह रही थी। मेरी डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी और जो बात इसने मुझे बताई वो सुनकर तो मैं सांस लेना भूल गई थी। मैं आंखें फाड़े डॉक्टर की बात सुन रही थी। ये इसने क्या कह दिया था, ये सच नहीं हो सकता था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने नाम में सर हिलाया। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो कहने लगी, मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वो मुझसे पूछने लगी, क्या तुम इस वक्त होश में होती हो जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे करीब आता है? मैंने नाम में सर हिला दिया, क्योंकि रफीक तो मुझे रोज जल्दी प्रेग्नेंट हो जाने की दवाई देता था। उसको खाते ही मैं गहरी नींद में चली जाती थी। लेकिन जो बात लेडी डॉक्टर ने मुझसे कही थी, मुझे इसकी बात सुनकर रफीक पर शक होने लगा था। डॉक्टर से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी जो मुझसे झूठ बोलती है। रफीक के खिलाफ मेरे कान भरती। वो एक डॉक्टर थी और इसका पेशा सिर्फ अपने मरीज का चेकअप करना और इनका इलाज करना था। इसने वही बात बताई होगी जो मेरे साथ हुआ था। मेरे पास डॉक्टर की बात पर यकीन करने के अलावा कोई दूसरा ही रास्ता नहीं था। मेरे दिल में अब रफीक के लिए शक पड़ चुका था। डॉक्टर कहने लगी, अगर तुम्हारे शोहर को तुमसे मोहब्बत है तो वो तुम्हें नींद की दवा देकर ही क्यों तुम्हारे करीब आता है? इसकी वजह क्या है? इस तरह के सवाल सुनकर मुझे रफीक पर और भी शक होने लगा था। लेकिन मैं ये कैसे जान सकती थी कि सच क्या है, क्योंकि मैं इसे पहले भी कई बार वो मेडिसिन खाने से इनकार कर चुकी थी। लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता था। जबरदस्ती वो मेडिसिन मेरे मुंह में डाल देता और पानी का गिलास मेरे होंठों पर लगा देता। डॉक्टर कहने लगी, अच्छा ऐसा करो, मुझे तुम इस मेडिसिन का नाम बताओ। तो मैंने सोचा मुझे तो इस मेडिसिन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आज तक रफीक ने मुझे वो मेडिसिन दिखाई ही नहीं थी। वो तो अपनी अलमारी में से दवा निकाल कर मुझे देता। लेकिन जब मैंने ये बात लेडी डॉक्टर को बताई तो वो हंसने लगी। कहने लगी, ऐसी कौन सी दवाई है जो तुम्हारा शोहर इतना छुपा कर रखता है, रोजाना तुम्हें इनकार करने पर भी तुम्हें खिलाता है? तुम अपने शोहर की हरकतों पर नजर रखो, ऐसे तुम्हें समझ आ जाएगा। डॉक्टर मुझे ये सारी बातें कह रही थी। इस वक्त अकेली ही मैं इसलिए डॉक्टर के कमरे में थी या फिर वो डॉक्टर थी। मेरी माँ कमरे से बाहर बैठी थी, इसलिए वो हर बात से अनजान थी। मैं गायब दिमागी से अपने घर तक पहुंची थी। मेरी माँ मुझसे कहने लगी, अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? तुम्हारे सर पर तो सास ससुर नंद देवर की जिम्मेदारी भी नहीं है और तुम्हारा शौहर भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन तुमने देखो अपनी क्या हालत बना रखी है। 9 दिन में ही सूख कर कांटा हो गई हो, चेहरे की रंगत पीली पड़ गई है। अब मैं अपनी माँ को क्या बताती कि मैं किस बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरा शौहर किसी वहशी जानवर से कम न था। रात को मुझे नींद की दवा खिलाकर मेरे साथ कैसा खिलवाड़ करता है। मेरी माँ मुझे नसीहतें करके अपने घर जा चुकी थी। मैं पूरा दिन डॉक्टर की बातों को ही सोचती रही, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई हल नहीं था। और ये ऐसी बात थी कि मैं रफीक से कह भी नहीं सकती थी। मुझे अपना आप बिल्कुल बेबस लग रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं अपनी माँ के साथ ही इनके घर चली जाऊं, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी भी मेरे शौहर की इजाजत के बगैर अपने घर लेकर नहीं जाती। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर मैं करूं तो क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं अलमारी खोलकर देखती हूँ कि आखिर रफीक मुझे कौन सी दवा खिलाता है। मैं फौरन उठकर खड़ी हो गई, आहिस्ता से चलती हुई अलमारी के पास आई और रफीक की अलमारी खोल दी। सामने ही इसके कपड़े पड़े हुए थे। मैंने एक एक कपड़ा उठाकर देखा, लेकिन वहाँ मुझे दवा कहीं ना मिली। फिर मैं दराज भी देख लिए, इसमें भी कुछ जरूरी कागजात थे, कोई मेडिसिन नहीं थी। लेकिन जब मैंने नीचे लॉकर खोलना चाहा तो वो लॉक में था। मैं समझ गई कि वो दवाई रफीक ने इसी लॉकर में रखी है। रात को जब रफीक वापस आया तो मैंने इसे खाना दे दिया, लेकिन मेरी भूख तो जैसे उड़ चुकी थी। जो बात डॉक्टर मुझे बता चुकी थी, इसके बाद तो मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। मैंने खाना नहीं खाया था और रात को सोते वक्त मैंने दूध का गिलास पी लिया। इससे पहले कि रफीक कमरे में आता, मैं फौरन से बेड पर जाकर लेट गई, अपनी आंखें बंद कर ली ताकि रफीक को लगे कि मैं सो चुकी हूँ। हो सकता है वो मुझे सोया देखकर मुझे मेडिसिन ना खिलाए और मुझ पर यूं भी होशी तारी हो। मैं जानना चाहती थी कि रफीक रात को मेरे साथ क्या करता है। कुछ देर बाद ही रफीक कमरे में आया। मुझे बेड पर सोता देखकर मेरे करीब आया और बाजू से मुझे हिलाकर उठाने लगा। कहने लगा, उठकर बैठो। मैंने अपनी आंखें खोली तो रफीक माथे पर बल चढ़ाए मुझे देख रहा था। मैंने कहा, रफीक मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ और मेरी कमर में भी दर्द है। मेरी बात सुनकर रफीक कहने लगा, ये बहाने तुम मेरे सामने मत बनाओ। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे हर कीमत पर बच्चा चाहिए। चलो उठो और दवा खाओ। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा, आखिर आपने दवाई अपनी अलमारी में छुपा कर क्यों रखी हुई है? मेरी बाकी दवाइयों के साथ रख दे, मैं खुद खा लिया करूंगी। मेरी बात सुनकर इसने बड़े हैरत से मुझे देखा था। कहने लगा, तुम ये कैसे जानती हो कि मैंने तुम्हारी दवा को अलमारी के लॉकर में रखा है? मैं इसकी बात सुनकर घबराई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। जल्दबाजी में
शायद मैंने कुछ गलत कह दिया था। मैंने कहा ऐसे ही मैंने सोचा आज दवा मैं खुद खा लेती हूँ। मैंने आपकी अलमारी खोलकर देखा तो कहीं भी वो दवाई मौजूद ना थी। मुझे लगा शायद आपने दवाई लॉकर में रखी है। मैंने एक बहाना कर दिया था। वो कहने लगा तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वो दवाई रोजाना तुम्हें खिलाता रहूंगा और जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता मैं तुम्हें अपने हाथों से ही खिलाऊंगा। मैंने कहा रफीक मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप क्यों मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते? बच्चा पैदा करने के लिए एक पूरा इलाज होता है और वो कोई लेडी डॉक्टर ही मुझे बता सकती हैं। ऐसे यूं खुद से दवा खाना ठीक नहीं होता। मैंने सोचा था मैं शायद मेरी इस बात पर रफीक मुझे वो दवाई ना दे, लेकिन वो कहने लगा मैं जानता हूँ वो दवाई औरत को प्रेग्नेंट कर देती है, तुम्हें किसी भी डॉक्टर से कोई इलाज करवाने की जरूरत नहीं, तुम बस मेरी बात मानो वही तुम्हारे लिए काफी है। मैंने कहा आज मैं कोई भी दवाई नहीं खाऊंगी। मेरा ये कहना था कि रफीक का पारा हाई हो गया था। इसने मुझे जबरदस्ती वो दवाई खिलाई थी और दवाई खाने के बाद मेरी फिर से वही हालत होने लगी थी और सुबह मैं अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो रही थी कि अगर यही रहा तो मैं बहुत जल्द ही मर जाऊंगी। और इसीलिए मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। रात के वक्त मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और ऐसी जगह पर रखा कि जहां पर मेरा बेड आसानी से नजर आ सके। रात को रफीक ने फिर से मुझे दवाई खिलाई थी और मेरी वही हालत होने लगी थी। सुबह जब मैं उठी तो रफीक के ऑफिस जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो घर से बाहर निकला मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया और इस पर लगी वीडियो देखने लगी और जिसे देखकर मेरे होशो हवास उड़कर रह गए थे। मैंने पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी और मोबाइल को बेड पर फेंक दिया था और अपने चकराते सर को पकड़ने लगी थी। जो कुछ मेरा शोहर मेरे साथ रात में करता था वो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि रफीक वापस आता मैंने अपने माँ बाप को घर बुला लिया और सारी सच्चाई इन्हें बता दी। ये सुनकर तो मेरी माँ रोने लगी थी। मेरे पापा अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। रफीक एक अधूरा मर्द था। वो इस काबिल नहीं था कि बच्चा पैदा कर सकता, बल्कि वो तो इस काबिल भी नहीं था कि अपनी बीवी के पास भी आ सकता और मियाँ बीवी का रिश्ता बना सकता। वो नामर्द था। वो अपना रौब मुझ पर जमाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि वो एक पूरा मर्द है, रात गुजारने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता था जो मेरे साथ बेदर्दी से सलूक करते थे। मेरे माँ बाप ने रफीक पर केस कर दिया और मुझे तलाक भी दिलवा दी। रफीक पर इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम हुआ कि पहले भी इसकी शादी हो चुकी थी और इसकी बीवी ने इसे इसी बात पर तलाक ली थी कि वो नामर्द है, शायद अपनी ही इस कमी को छुपाने के लिए और अपनी बीवी पर यह साबित करने के लिए कि वो औलाद पैदा कर सकता है। इसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था, मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर रख दिया था। जब मैं लेडी डॉक्टर के पास गई तो इसने मुझे यही बताया था कि तुम्हारे साथ रेप हो रहा है और करने वाले एक से ज्यादा लोग हैं। ये बात झूठ नहीं थी। रफीक मुझे प्रेग्नेंट करने के बहाने कोई नींद की दवाई देता था ताकि मेरे साथ ये घटिया खेल खेल सके और अपनी अना को सुकून पहुंच सके। अपनी पहली बीवी पर ये जताने के लिए कि वो पूरा मर्द है, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। पूरा 1 साल लग गया था मुझे संभलने के लिए, क्योंकि जो दर्द और तकलीफ रफीक ने मुझे 1 महीने में दी थी वो बहुत दर्दनाक थी। फिर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए दूसरा रिश्ता देखा था। इस बार भरपूर फैमिली थी। हाँ, लड़का शादीशुदा था और इसकी पहले से एक बच्ची भी थी। बच्ची की पैदाइश पर ही इसकी बीवी चल बसी थी। लेकिन ना मुझे इस बात पर एतराज था और ना ही मेरे माँ बाप को, और आज मैं अपने ससुराल में हंसी खुशी रह रही हूँ। मेरा शोहर मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता है और मैंने भी इसकी बच्ची को सच्चे मन से अपना लिया है और इसे सगी माँ की तरह प्यार देती हूँ। खुदा ने मुझे जितनी तकलीफें दी इसकी भरपाई एक अच्छे शोहर के रूप में देकर दी थी। मैं अपने खुदा का जितना शुक्र अदा करती हूँ उतना कम है कि इसने मुझे इतना प्यार करने वाला हमसफर दिया था। लड़की के माँ बाप ये सोचकर कि अकेले लड़के को अपना दामाद के रूप में चुनना ज्यादा पसंद करते हैं कि अकेला है, हमारी बेटी पर सास नंद और खानदान का बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ससुराल पूरा हो, सास ससुर हो, तब लड़की अपने ससुराल में ज्यादा सुखी रहती है, क्योंकि पीछे से अगर शोहर कोई गलती करता है तो इसे डांटने के लिए सास ससुर मौजूद होते हैं, इसे सही राह दिखाने के लिए, इसे समझाने के लिए इसके माँ बाप का हाथ इसके सर पर होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।